हेलो फ्रेंड्स, 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस को लॉन्च कर दिया और पिछले 4 सालों से यह युद्ध बदस्तूर जारी है। आइए ये जानते हैं कि किस पक्ष ने क्या खोया और क्या पाया। जब हम किसी युद्ध की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा होती है कि किस देश को दूसरे देश की कितनी जमीन हासिल हुई। आइए बात करते हैं फरवरी 2022 की। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो रूस ने बेलारूस से उत्तर तरफ से और सुमी और खार्किव से पूर्व की तरफ से और क्रीमिया की तरफ से साउथ से यूक्रेन पर एक साथ आक्रमण किया और मार्च 2022 आते आते कोई 58,800 स्क्वायर मील जमीन कब्जे में ले ली, जो कि उत्तर, पूर्व और दक्षिण में थी। जब तक यूक्रेन संभल पाता, यूक्रेन की जमीन रूस ने माइकोलाइव तक ले ली थी और वो कोशिश कर रहा था कि ओडेसा पहुंच जाए। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन स्टेबलाइज होने लगी। बात है 2022 की और 2022 में कई निर्णायक घटनाएं भी हुई। मसलन यूक्रेन उठ खड़ा हुआ और उसने 2 काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किए। पहला काउंटर ऑफेंसिव था खेरसॉन से जुलाई 2022 और दूसरा काउंटर ऑफेंसिव था खार्किव से अगस्त 2022। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यूक्रेनी सेना को बहुत अच्छी सफलता मिली और उन्होंने रूस को डोनबास, ज़ैपोरिज़िया और खेरसन के अंदर ढकेल दिया। उत्तर से और पूर्व से रूसी सेना का सफाया हो गया। नवंबर 2022 में रूसी सेना को नीपर नदी के पूर्व की तरफ विड्रॉ करना पड़ा और खेरसन जो उनके कब्जे में था वो उन्हें छोड़ना पड़ा। और एक तरीके से 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में स्टेलमेट देखने को मिला। उस वक्त रूस के पास कोई 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ही बची थी और उसके बाद एक शुरू हुआ युद्ध जिसमें सिर्फ एट्रिशन और डिस्ट्रक्शन और किलिंग्स थी। जो आप ये जगह देख रहे हैं, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसन, इसको बचाने के लिए रूस ने इस पर मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स लगाए और यहाँ से ये फ्रंट लाइन जो आज की तारीख में कोई 1,000 किलोमीटर की है, रूस ने आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 40,000 किलोमीटर पर सिकुड़ी हुई रूस की फ्रंट लाइन, रूस महज 2% ही जमीन ले पाया और आज भी रूस कोशिश कर रहा है कि वो पूरी तरीके से डोनबास में काबिज हो। अगर बात करते हैं इलाके की तो आज हालात यूं हैं कि रूस के पास सुमी में आक्रमण करके कोई 400 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है। इसी तरीके से खार्किव के उत्तर में भी रूस ने आक्रमण करके कुछ जमीन पकड़ी है और इसके अलावा लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसन में है। लुहांस्क को आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से रूस के कब्जे में है, लेकिन डोनेस्क रूस के लिए गले की हड्डी बन गया है। डोनेस्क का कोई 80% इलाका रूस के कब्जे में है, लेकिन 20%
इलाका अभी भी रूस के कब्जे में नहीं आया है। और उसका कारण ये है कि रूस जो कैप्चर करना चाहता है, मसलन स्लोवेंस्क, क्रेमाटोर्स्क, द्रुजकेविका, कंस्टेंटिनोविका, इस जगह पर यूक्रेन ने कोई 50 किलोमीटर लंबी और कई किलोमीटर चौड़ी एक डिफेंसिव लाइन बनाई है जिसका नाम है फोर्ट्रेस बेल्ट। और रूस इस बेल्ट को नहीं तोड़ पा रहा है, जबकि उसने इसके साउथ में पोक्रोवस को लगभग पकड़ लिया है। तो आज डोनेट्स्क को कैप्चर करने के लिए रूस को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है। और इसी तरीके से ज़ैपोरिज़िया में भी रूस अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इसी प्रयत्न में रूस अभी नीपेट्रोवस्क ओब्लास्ट में भी चला गया है। और खेरसॉन में अगर देखा जाए तो इस नदी, नीपर नदी के को पार करना रूस के लिए अब मुश्किल हो गया है। लेकिन आज रूस यूक्रेन के 6 ओब्लास्ट में है: सुमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, नीपेट्रोवस्क, खेरसॉन, ज़ैपोरिज़िया और माइकोलाइव। थोड़ा हिस्सा है। तो अगर देखें तो ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉन का 75% एरिया, डोनेट्स्क का कोई 80% एरिया और लुहांस्क का पूरा एरिया, खार्किव का कोई 5% एरिया, सुमी का 1% एरिया रूस ने कब्जा कर लिया है। लेकिन ये चीज़ एक बहुत बड़े ह्यूमन कॉस्ट पर आई है। और ह्यूमन कॉस्ट पर इस तरीके से आई है कि अगर वेस्टर्न मीडिया की माने तो इस युद्ध में कोई 20 लाख लोग या तो मारे गए हैं या घायल है या मिसिंग है, जिसमें से रूस ने बड़ी भारी कीमत चुकाई है 12 लाख लोगों की। और इसी तरीके से कोई 6.5 लाख लोग यूक्रेन के या तो मारे गए हैं या घायल हैं या मिसिंग है। बीबीसी ने एक इंडिपेंडेंट सर्वे किया था रूस में और ये कंफर्म किया कि 1,60,000 लोग रूस के मारे गए। और वहीं ये भी कंफर्म किया कि कोई 65,000 यूक्रेनी भी इसमें मारे गए। मैं सिविलियन कैजुअलिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी हाल में रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के मृत सिपाहियों की अदला बदली की और उन्हें 15,000 सिपाही उनकी मृतदेह उनको वापस की। 15,000 डेड बॉडीज। एक अच्छी बात है कि कोई 56 या 57 बार रूसी सेना और यूक्रेनी सेना ने अपने युद्ध बंदियों की अदला बदली इन 4 सालों में की है। अब बात होती है कि यूक्रेन ने क्या खोया और क्या पाया। यूक्रेन ने एक बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट खोई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई 1,10,00,000 लोग यूक्रेन के विस्थापित हैं, कोई 30 लाख यूक्रेन के अंदर, मतलब जो कि फ्रंट लाइन से भागकर अंदर चले गए हैं, और कोई 7 करोड़ लोग यूरोप के बाकी देशों में चले गए। आज हालात यूक्रेनी सेना और रूसी सेना के लिए ऐसे हैं कि उन्हें भर्ती करने के लिए नौजवान नहीं मिल रहे, खास करके यूक्रेनी सेना। यूक्रेनी सेना में एब्सेंट विदाउट लीव या AWOL की तादाद कोई 4 लाख है और डिजर्शंस फ्रॉम द फ्रंट लाइन की भी तादाद इसी तरीके से बढ़ गई। कॉन्स्क्रिप्शंस के रेड होते हैं और नौजवान या बूढ़े या अधेड़ उम्र के लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ छिपते फिर रहे हैं। कोई भी यूक्रेनी सेना में जा कर के
सेवाएं नहीं देना चाहता, क्योंकि मौत निश्चित है। और इसी तरीके से रूसी सेना का भी ये हाल है। और आज आपने जाना होगा कि रूसी सेना और यूक्रेनी सेना में भाड़े के सिपाही या डॉग्स ऑफ वॉर उनकी तरफ से लड़ रहे हैं और उनकी भर्ती बड़े पैमाने पर की जा रही। बात करते हैं, क्या यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया, या यूक्रेन के ऑपरेशंस में भी कोई ऐसी चीज रही है जो कि यूक्रेन के इतिहास में लिखे जाने लायक हो? जी हां, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव 2022 में जुलाई अगस्त से लेकर नवंबर 2022 तक चले इस काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन ने रूस को नॉर्थ से, ईस्ट से और वेस्ट से खदेड़ दिया था। और इसके साथ कौन भूल सकता है कि कर्च स्ट्रेट ब्रिज के ऊपर अटैक किया था, और बहुत ही लोमहर्षक अटैक था। रूस पूरी तरीके से सकते में आ गया था। और 2022 में ही यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी का फ्लीट की जो फ्लैगशिप थी मस्कवा, उसको डुबो दिया था और रूस के मोराल पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। 2023 में पहली बार यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया। और कौन भूल सकता है यूक्रेन का स्पाइडर वेब ऑपरेशन? जी हां, जब एक साथ 5 ओब्लास्ट में और दूर दराज के ईस्टर्न रूस के इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया और रूस को भारी क्षति, उसके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को क्षति पहुंचाई, वो भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें यूक्रेन ने की हैं। और इसके दौरान यूक्रेन ने मिसाइल बनाने में महारत हासिल की, यूक्रेन ने ड्रोन्स बनाने में महारत हासिल की। और आज हालात ये हैं कि यूक्रेन भी जवाब दे रहा है। यूक्रेन ने शुरुआती दिनों में रूसी सेना के स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस को नाकाम कर दिया था। और बात करें वेनिस्तीसिया के एयरफील्ड की, कीव के पास या लवीव की एयरफील्ड को पकड़ने की उनकी योजना धरी रह गई थी। तो आज हालात ये हैं कि ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट दोनों देश चुका चुके हैं। इंडिपेंडेंट सर्वे से पता चलता है कि दोनों देशों की पॉपुलेशन, नागरिक शांति के पक्ष में, और दोनों देशों के अंदर प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कि युद्ध लड़ रही है उसके फेवर में नहीं है। इसके बीच में शांति प्रयास हुए और इन शांति प्रयासों में जो फार्मूला दिया गया है वो यूक्रेन के पक्ष में कम और रूस के पक्ष में ज़्यादा दिखता है। 24 फरवरी से थोड़ा 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जेनेवा में इस पर बात भी हुई थी और कहा यह जाता है कि जो प्रस्ताव दिया गया है रूस को अमेरिका की तरफ से वो ये है कि रूस लुहांस्क का पूरा ओब्लास्ट, डोनेट्स्क का पूरा ओब्लास्ट जो नहीं जीत पाया है वो यूक्रेन उसे खाली करके देगा। और इसके अलावा जैपोरिजिया और खेरसान में जहां रूस काबिज है वो और क्रीमिया, इसको यूक्रेन लीगलाइज करेगा कि ये रूस का हिस्सा है। और इसके एवज में रूस सूमी से हट जाएगा, खार्किव से हट जाएगा, नीप्रोपेट्रोवस्क से हट जाएगा और छोटे छोटे पॉकेट्स जो है वहाँ से हट जाएगा। लेकिन ये चीज़ यूक्रेन को मंजूर नहीं। लेकिन यहाँ पर बात ये भी आती है कि रूस ने इतनी बढ़त कैसे बनाई। जब से यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड करते रहे,
और बीच बीच में यूक्रेन की मदद भी रोकते रहे, मिलिट्री एड और सिविल एड, और जिसकी वजह से रूस को बढ़त मिलने में आसानी हुई और इसीलिए रूस ने कभी भी सीज फायर के लिए नहीं माना। तो आज भी फ्रंट लाइन पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये बेमानी होगा कि अगर हम अब बात करें कि कितने हवाई जहाज़ गिरे या कितने टैंक नष्ट हुए, कितनी तोपें नष्ट हुई, तो वो सारी चीज़ें हमारी समझ से और कल्पना से परे हैं। इतना मिलिट्री हार्डवेयर नष्ट हुआ है कि कम से कम 10 देशों की सेनाओं को पूरी तरीके से सुसज्जित किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में लड़ा जाने वाला यह सबसे बड़ा युद्ध है और आज भी चल रहा है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की की इस बात के लिए लोग निंदा जरूर करेंगे, इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा कि उन्होंने पूरे यूरोप की उकसाने पर रूस के साथ लड़ना उचित समझा और अपना पूरा देश विध्वंस के लिए रूस के आगे कर दिया, सिर्फ यूरोप के मिलिट्री एड और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। आज यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और वहाँ की अर्थव्यवस्था माइनस में चल रही है, निगेटिव में। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप में से कोई रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के कोई आसार देखते? तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।